गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं, आगे लेकर चलते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। श्वेता, विपिन, लवकुश, राम राय, दिलीप, आप सारे लोग जो हैं जुड़ जाइए। देखो, लास्ट सेशन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बीमारियां। बड़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा बीमारियां, उस पर हमारा पूरा की पूरा डिस्कशन है, उसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि हम लोग जो बीमारियां पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं संक्रामक बीमारियां। और संक्रामक बीमारियों की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों से कहा था कि संक्रामक बीमारियां जो है वो वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से बीमारियां फैलती है। और ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या करती हैं, फैलती हैं। इनको हम लोग जो है डिस्कस करने वाले थे। तो हमने वायरस से होने वाली सारी बीमारियां पढ़ी, बढ़िया अच्छे तरीके से उनको पढ़ने की कोशिश की। सारे वायरस के नाम याद करें, कौन से शरीर को प्रभावित करता है, कैसे करता है, इसको हमने डिस्कस किया। फिर वायरस के बाद में हम लोग जब आगे बढ़े तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो किया सर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। अगर बात करें बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में, मैंने आप लोगों को बोला कि बैक्टीरिया की जो खोज है वो किसने की, तो आपने नाम याद रखना है। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक वो पर्सन है जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। इन्होंने बैक्टीरिया, एक कोशिकीय जीव, सजीव कोशिका, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि भाई आरबीसी, स्पर्म सेल, शुक्राणु, इन सब चीजों की जो डिस्कवरी है वो किसने की है, तो आंसर होगा एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने इन्होंने की है। और बैक्टीरिया को मारने की जो दवाई है, बैक्टीरिया को मारने की जो दवाई अगर आप यहाँ पर देखोगे, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक बार आप लोग कमेंट कर दे सारे की सारे की वॉइस जो है वो गड़बड़ है क्या। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ। है ना, आप लोग 1 मिनट रुकिएगा तो मैं आप लोग जो है कि भैया वॉइस को मैं एक बार चेक करता हूँ। एक बार आप लोग सारे कमेंट करेंगे कि अभी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है क्या। एक बार आप सारे लोग जो है वो कमेंट करेंगे वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, फिर हम लोग हमारे सेशन को आगे लेकर चलें। अभी वॉइस क्लियर है आप लोगों को, एक बार कमेंट कर दो। अगर नहीं आ रही होगी तो फिर हम टेक्निकल टीम से कहेंगे, वो सॉल्व कर देंगे। और अगर आ रही है तो फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक, अभी क्लियर है आप लोगों का, यस आ रहा है मैसेज। ठीक है चलो भाई, तो अब आप लोगों को कोई इशू नहीं है वॉइस में। चलिए, चलो तो अब हम लोग हमारे सेशन को आगे लेकर चलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग ये देख रहे थे कि भाई बैक्टीरिया से होने वाली सारी की सारी जो बीमारियां हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले तो ये कहा कि बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी है वो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने की है। अगर आप लोग देखोगे कि एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने केवल बैक्टीरिया की खोज नहीं की, इन्होंने एक कोशिकीय जीव, सजीव कोशिका की खोज, उसके बाद में स्पर्म सेल के बारे में, आरबीसी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में किसने बताया है, तो आंसर होगा हमारा एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। और इन्हें हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। अगर आप लोग देखोगे तो मैंने आपको कुछ दवाइयां बताई, जैसे बैक्टीरिया को मारने की जो दवाई है वो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो वो जो होगी वो होगी एंटीबायोटिक। अभी भी आप लोगों के कुछ मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस जो है वो कम आ रही है ना, कम आ रही आ तो रही है लेकिन कम आ रही है। ठीक है, तो आप लोग सारे के सारे अब ध्यान देना। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब सारी चीजें क्लियर होगी।
एंटीसेप्टिक दवाई मैंने आप लोगों को बताई कि जो हमारे बाहरी संक्रमण से हमें बचाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हम लोग हमारी स्किन के लिए क्रीम्स वगैरह का विंटर में हम लोग यूज करते हैं वो एंटीसेप्टिक क्रीम्स होते हैं, जो आप लोग देखोगे कि हमें बाहरी संक्रमण से बचाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को एनाल्जेसिक दवाइयां बताई जो कि पेन किलर होती है, दर्द निवारक होती है। एंटासिड मैंने आप लोगों को बताया जो एसिडिटी को कम करता है। फिर हमने बैक्टीरिया से होने वाली सबसे पहली जो बीमारी है उसको डिस्कस शुरू किया था, जिसमें हमने ट्यूबरक्लोसिस, टीबी या से तपेदिक कहें, क्षय रोग कहें, यक्षमा कहें, सारे ही इसी के नाम है। ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, और बैक्टीरिया से होने वाली इस बीमारी में बैक्टीरिया का नाम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है। अगर हम लोग यहां पर देखें तो मैं आप लोगों को यहां पर एक बार बता दूं, ये प्रभावित किसको करता है, लंग्स को ये प्रभावित करता है। दूसरी चीज आप लोग यहां पर देखोगे इसके सिम्टम्स जो हैं वो 2 सप्ताह तक आप लोग देखोगे कि लगातार अगर आपको खांसी आती है और खांसी के अंदर ब्लड आता है, 2 वीक तक अगर लगातार खांसी और खांसी के साथ में अगर ब्लड आता है तो ये सिम्टम्स किसके हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस के हैं, टीबी के सिम्टम्स हैं। टीबी एक बात आप लोग याद रखना, अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूं कि जो टीबी है वो फैलती कैसे है, हवा से फैलने वाली बीमारी है। हवा से फैलने वाली बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, और जब हवा से फैलने वाली अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि बीमारियां जो है बड़ी खतरनाक होती है, तो फिर इसके लिए बचाव क्या है सर, इसका वैक्सीन आप लोग याद रखना। जो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको 24 घंटे के अंदर जो सबसे पहला वैक्सीन लगता है ना वो बीसीजी का लगता है। बीसीजी का फुल फॉर्म अगर आप लोग देखोगे बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, और ये 1921 में वैक्सीन बना था ये टीका जो हमें टीबी से बचाता है। अब मैं आपको एक और बात बताने की कोशिश हूं, आप लोग सारे के सारे यहां पर ध्यान देना कि अगर आप यहां पर देखोगे कि ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, अगर हम लोग टीबी की बात करें तो भाई टीबी जो है वो टीबी फ्री कब हुए हम लोग, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं। हाँ अब सही हो गई है, अब वॉइस आप लोगों को क्लियर है, अब टेंशन नहीं लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है शुभम शुभम शर्मा जी, जो है कि कुछ टेक्निकल इशू हो गया होगा इसलिए नहीं होगी, वरना रिकॉर्डेड क्लास होगी वहां पर, ठीक है। अब आप लोग यहां पर देखो हमने टीबी फ्री का लक्ष्य रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे कंट्री ने टीबी फ्री का लक्ष्य जो है वो कब का रखा है, तो आप लोग याद रखना, अगर बात करें सर ट्यूबरक्लोसिस जो है कि भाई टीबी फ्री का लक्ष्य जो है वो हमने कब का रखा है, तो आप याद रखना टीबी फ्री का जो हमने लक्ष्य रखा है वो रखा है 2025। ये बात कर रहे हैं हम लोग इंडिया की, हमारे कंट्री की बात कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में जो टीबी फ्री का जो लक्ष्य है वो 2025 का रखा है कि 2025 तक हम लोग टीबी फ्री हो जाएंगे। लेकिन ये लक्ष्य को पाना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि टीबी इतनी आसानी से जो है वो नहीं जाने वाली। और अगर आप लोग देखोगे टीबी फ्री का जो वर्ल्ड का जो आप लोग देखोगे जो टारगेट है कि भाई जो वर्ल्ड या फिर हम लोग कहें डब्ल्यूएचओ का जो टारगेट है कि पूरी दुनिया से टीबी को खत्म करना है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो टारगेट आप लोग याद रखना 2030। ये दोनों प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, दोनों प्रश्न आप लोग याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ एडल्ट वाला वैक्सीन भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है आकाश। अभी वर्तमान में आप लोग देखोगे आंगनवाड़ी के थ्रू जो है वो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं बीसीजी के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हम वैक्सीन लगा लेते हैं बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे ना तो आपको यहां पर एक बार बताने की कोशिश करूं, दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना कि टीबी फ्री का इंडिया का लक्ष्य 2025 का है और टीबी फ्री का डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य जो है वो 2030 का है। ये आप लोग देखो कि ये जो है ये टीबी में इन्फेक्टेड जो लंग्स है ये आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर ये जो बैक्टीरिया है जिसका नाम मैंने आपको बताया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये किस तरीके से फेफड़े को इफेक्ट करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, जिससे हमारा फेफड़ा जो है पूरी तरीके से क्या होता है, आप लोग देखोगे कि ये जो है खराब होता है। कोशिश पूरी हमारी कि जो खतरनाक बीमारी है जो फेफड़े को, देखो टीबी कहीं भी हो सकती है, टीबी ब्रेन में हो सकती है, फेफड़े में हो सकती है, किसी भी ऑर्गन को खराब कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो टीबी होती है ना वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ही होता है, जो हमारे फेफड़े की जो टीबी है वही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करी। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर आप लोग देखोगे कि भाई अगली जो बीमारी है ना वो है टाइफाइड। अब इस टाइफाइड की अगर हम लोग बात करें, अगर टाइफाइड की अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको टाइफाइड के बारे में एक चीज ये बता दूं कि टाइफाइड अगर आप लोग यहां पर देखोगे ना, सबसे ज्यादा जो परेशान करता है टाइफाइड वो स्टूडेंट्स को। मतलब जो स्टूडेंट अपने घर से बाहर हॉस्टल में रहते हैं, मेस वगैरह का खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है टाइफाइड। टाइफाइड सबसे ज्यादा स्टूडेंट को होता है। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे अपनी क्लास में जिनको कभी ना कभी टाइफाइड हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे स्टूडेंट। अब होने का कारण क्या है टाइफाइड, तो मैंने आप लोगों को बोला ये होता है बैक्टीरिया से। तो आप लोग एक बात याद रखना, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से। सर बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया कहाँ से आता है, कैसे हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
तो अगर बात करें कि सर ये होता है बैक्टीरिया से, तो इसके बैक्टीरिया का नाम हमसे पूछा जाता है कि भाई जो टाइफाइड है इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो आप लोग यहां पर एक चीज देखना, जो टाइफाइड है इसके बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी। सलमान खान नहीं भैया, सल्मोनेला, सल्मोनेला टाइफी। तो आप लोग याद रखना इसके बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी। सलमान खान नहीं, सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला, सल्मोनेला टाइफी। तो आप लोग याद रखना सल्मोनेला टाइफी जो है वो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया कौन सा है, टाइफाइड का। अब प्रश्न ये है कि ये हमारे शरीर में कैसे आता है, ठीक है। हाँ देखो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मुझे भी हुआ था। बिल्कुल होता है, ये स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि जो मेस का खाना है उससे ही होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, टाइफाइड की अगर हम लोग बात करें तो ये स्प्रेड कैसे करता है सर, फैलता कैसे है, ये आप लोग यहाँ पर देखना। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइफाइड जो है ये फैलता कैसे है, स्प्रेड कैसे करता है, तो स्प्रेड करता है कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, हिंदी में हम लोग कहेंगे दूषित, दूषित जल और भोजन, या दूषित भोजन और जल, दूषित भोजन और जल। देखो, तो आप एक बात यहां समझना, दूषित भोजन और जल की अगर हम लोग बात करें ना, हाँ बार बार हो जाता है ये, कोई जो है कि आकाश बार बार हो भी जाता है ये। अगर आप लोग देखोगे ना, दूषित भोजन और अगर हम लोग बात करें जल की, इसके अंदर ये बैक्टीरिया होता है। और मैंने मेस का उदाहरण इसलिए दिया कि कई बार मेस वाले हमें बासी खाना, बासी ग्रेवी जो कल की परसों की 2-3 दिन की है, वो कई बार हमें वो परोस देते हैं, हमें खिला देते हैं। तो होता क्या है, उस बैक्टीरिया, उस खाने के अंदर, दूषित पानी में, दूषित खाने में अगर आप लोग देखोगे ना, तो क्या आपको मिलेगा, सल्मोनेला टाइफी मिलेगा। और ये जब जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, तो अब आप देखना कि हमारे शरीर में किसको प्रभावित करेगा, किसको इफेक्ट करेगा, किसको सबसे ज्यादा जो है कि परेशान करेगा। जैसे ही ये हमारे शरीर में जाता है ना, तो ये प्रभावित, अगर आपसे अंग पूछा जाए भाई अफेक्टेड ऑर्गन, ऑर्गन क्या होगा, किसको अफेक्ट करता है, तो आप लोग यहां पर याद रखना छोटी आंत, छोटी आंत, इसको हम लोग कहेंगे स्मॉल एंटेस्टाइन, स्मॉल एंटेस्टाइन, स्मॉल एंटेस्टाइन। छोटी आंत को ये सीधे सीधे अफेक्ट करता है, छोटी आंत को ये सीधे सीधे प्रभावित करता है। अब आप समझने की कोशिश करना कि छोटी आंत को कैसे इफेक्ट करता है। जैसे ही आ जाता है ना हमारे शरीर के अंदर, आप इस इमेज से समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये मान लो हमने दूषित जो है भैया क्या ले लिया, दूषित पानी, दूषित जल, कंटेमिनेटेड वाटर है। और कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर ये क्या है, ये है सल्मोनेला टाइफी। अब ये सल्मोनेला टाइफी जैसे ही हमारे शरीर में गया, तो आप लोग देखोगे व्हाइट कोटिंग ऑफ द टंग, मतलब आप लोग देखोगे जीभ एकदम कैसी हो जाएगी, जीभ एकदम सफेद हो जाएगी, एकदम सफेद जीभ होने लगेगी। बॉडी पर आप लोग देखो रेशेस आने लगेंगे, मतलब लाल लाल हमारी बॉडी जो है वो होने लगेगी। आंतों के अंदर छाले पड़ने लग जाएंगे, आंतों में अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो क्या पड़ेंगे, छाले पड़ने लगेंगे। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे आंतों में, आंतों में जो है वो क्या पड़ने लगेंगे, छाले। और एक और चीज आप लोग याद रखना, इनलार्ज लीवर और स्प्लीन, स्प्लीन और लीवर का आकार बढ़ने लगेगा। यकृत, और आप लोग देखोगे कि सर यकृत और प्लीहा, लीवर को हम लोग यकृत बोलते हैं, स्प्लीन को हम लोग प्लीहा कहते हैं। तो इनका आकार जो है वो क्या करने लगता है, इनका आकार बढ़ने लगता है। और आकार बढ़ा मतलब प्रॉब्लम, आकार बढ़ता है। अब यहां पर आप एक बात समझना, अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, जैसे हमारी बॉडी पर लाल लाल रेशेस, सबसे खतरनाक है आंतों में छाले पड़ जाना। अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, नहीं फ्रीज में कोई दिक्कत नहीं, फ्रीज में अगर खाना रखा है 2 दिन 3 दिन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैसे कोशिश ये करा करो आप लोग कि खाना जो है वो अगर खुला रखा है बहुत समय से, तो फिर उसे हम लोग नहीं खाना, 1 दिन हो गए 2 दिन हो गए, फ्रीज में कोई दिक्कत नहीं। फ्रीज में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो फ्रीज में बैक्टीरिया जो है 4 डिग्री जो है ना, 5 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस से कम के अंदर बैक्टीरिया जन्म नहीं ले सकते। 5 डिग्री से कम में आप लोग देखोगे कि जो बैक्टीरिया है ना वो जन्म नहीं ले सकते, 5 डिग्री के बाद जन्म लेते हैं। और दूसरा आप लोग देखोगे, लगभग मैं कह सकता हूं कि भाई 60 डिग्री सेल्सियस तक जो है बैक्टीरिया जो है वो जन्म आप लोग देखोगे नहीं लेते। इसीलिए दोनों चीजें, खाने को जब हम लोग गर्म कर लेते हैं तो जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं, और कम टेम्परेचर पर होता है तो भी बैक्टीरिया जिंदा नहीं। बैक्टीरिया 5 से कम में भी मर जाएगा, 60 से ज्यादा में भी मर जाएगा।
तो 5 से कम में भी आप लोग देखोगे बैक्टीरिया जो है वो जिंदा नहीं हो पाएगा और पनप नहीं पाएगा, और 60 से ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो भी बैक्टीरिया मर जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर एक बात याद रखना, ये आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की कि 5 से अगर कम है ना तो फ्रीज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी तरीके से नहीं। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि आपको बताने की कोशिश करूँ कि हमारी आंत को इफेक्ट करता है, और हमने पाचन तंत्र पढ़ा है, और पाचन तंत्र में हमने ये बात जानी है कि हमारा जो खाना है, जो भी हम खाते हैं, उसका 90 to 95% अगर आप लोग देखोगे 90 से 95% जो खाने का अवशोषण है वो छोटी आंत से होता है। तो जैसे हमने मान लो कुछ भी खाया, खाना हम कुछ भी खाते हैं, तो जो छोटी आंत है ना, इस छोटी आंत से इसका एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। अब ब्लड में खाना नहीं मिलेगा, मतलब आपने कुछ भी खाया, माउथ से फूड पाइप में, अमाशय में, आंतों में, अब खाना आंतों से ब्लड में आता है लेकिन अब ब्लड में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आंतों में छाले हो चुके हैं और खाना वहीं पर रह जाएगा, और वहीं पर जब रह जाएगा तो हमें भूख भी नहीं लगेगी। तो एक बात ध्यान देना, टाइफाइड में भूख नहीं लगती, यहाँ पर आंतों में दर्द होने लगता है, यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर छाले हो जाते हैं, और छाले होंगे तो हल्का फुल्का वहां पर ब्लीडिंग होगी, तो उसके कारण भी हमें जो है दर्द होता है। खाना हमें भूख नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती, तो इसी समय आप लोग देखो खाना कुछ खाते हैं तो दर्द होता है। तो ये सारी समस्याएं हमें आती है कब? जब आप लोग देखो टाइफाइड होता है। टाइफाइड को हिंदी में हम लोग टाइफाइड ही बोलते हैं, लेकिन इसको एक और नाम से आप लोग याद रखना। हाँ बिल्कुल, गर्म करके खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे टाइफाइड जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो टाइफाइड है इसको हम बोल सकते हैं सर मियादी बुखार, इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं, मियादी बुखार के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। उसके बाद में इसको आंत्र ज्वर भी बोलते हैं। एक और बात याद रखना, इसे आंत्र ज्वर, आंत्र ज्वर के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो आप यहाँ पर एक बात याद रखना, टाइफाइड की अगर हम लोग बात करें तो जो है टाइफाइड हिंदी में भी मियादी बुखार, आंत्र ज्वर, ये सारे नाम इसके हैं। सल्मोनेला टाइफी से होता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये हमारे पूरे की पूरे छोटी आंत को इफेक्ट करता है, छोटी आंत को प्रभावित करता है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। मोती जरा भी बोलते हैं, बिल्कुल इसको मोती जरा के नाम से भी जानते हैं। तो मोती जरा के नाम से भी इसको जानते हैं भाई, मोती जरा के नाम से भी जानते हैं इसको, तो मोती जरा भी इसको बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये सारे इसके नाम है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए। तो मोती जरा का है, या फिर आप लोग देखो टाइफाइड का है, मियादी का है, आंत्रज्वर का है, सारे इसके नाम है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए। और टाइफाइड के बारे में मैंने आपको सारा। अब इसके टेस्ट पर आते हैं। टाइफाइड का टेस्ट क्या है? टाइफाइड अगर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे आंतों में दर्द है, हमें बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, खा रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है, आंतों में दर्द हो रहा है, तो फिर हमें एक टेस्ट कराना चाहिए। और वो टेस्ट क्या है? तो वो टेस्ट आप लोग देखोगे विडॉल। वो टेस्ट क्या है? विडॉल। सिम्टम्स मैंने आपको बताया, सिम्टम्स क्या है? फीवर आ रहा है, हम खाना खा रहे हैं, फीवर बहुत तेज आ रहा है, खाना खा रहे हैं लेकिन भूख नहीं लग रही, खाना खाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप लोग देखोगे कि भैया पेट में, आंतों में दर्द हो रहा है, तो ये सिम्टम्स हैं टाइफाइड के। और आप लोग देखोगे, आप विडाल टेस्ट कराओगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि अगर आपको पता लग गया कि भाई टाइफाइड पॉजिटिव है, सल्मोनेला टाइफी है, तो हम कहेंगे कि भाई हमें टाइफाइड हो चुका है। दूसरी चीज आप लोग याद रखना, कई बार हमारी बॉडी का जो सॉलिड वेस्टेज है, इससे भी इसका टेस्ट किया जाता है। सॉलिड वेस्टेज, सॉलिड वेस्टेज हिंदी में हम लोग कहेंगे ठोस गंदगी। तो कई बार आप लोग याद रखना, ठोस गंदगी से भी आप लोग देखोगे टेस्ट किया जाता है किसका? टाइफाइड का। तो ठोस गंदगी से भी ये ज्यादा अच्छे परिणाम देता है, विडाल से अच्छे परिणाम ये देता है, क्योंकि पेट में आंतों से ही ठोस गंदगी बाहर आती है। तो जब आंतों से आती है तो बैक्टीरिया अगर होता है तो अच्छे से परिणाम हमें मिल जाते हैं कि भाई इसके अंदर सल्मोनेला टाइफी है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि इसके सिम्टम्स क्या है। फीवर है, यहाँ लिख देता हूं मैं इसके सिम्टम्स, तो आप लोग यहाँ पर देखो भाई, फीवर है, पेट में दर्द है, सिम्टम्स अगर आप लोग देखोगे तो सिम्टम्स भाई यहाँ पर आप लोग एक चीज याद रखना, सिम्टम्स अगर आप लोग देखोगे तो सिम्टम्स जो हैं वो हो गए क्या? तो एक तो हो गया फीवर, फीवर तो इसमें कॉमन है, बुखार आता है, इसमें तेज बुखार आता है, हाई फीवर होता है, फीवर, बुखार। उसके बाद में आप लोग देखोगे भूख का नहीं लगना, भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना। उसके बाद में आप लोग देखोगे आंतों में दर्द। ये सारे सिम्टम्स हैं किसके? तो ये सारे सिम्टम्स आप लोग देखोगे टाइफाइड के हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, अगली बीमारी पर आते हैं। अगली बीमारी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी बैक्टीरिया से होती है और इसका नाम है हैजा, कोलेरा।
तो कोलेरा के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और इस पर हमारा डिस्कशन होगा आप कोलेरा पर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो कि ये जो बीमारी किससे होती है, तो ये बीमारी होती है बैक्टीरिया से। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो कोलेरा है ये किससे होता है, तो याद रखना ये होता है बैक्टीरिया से। ये जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। और इसके बैक्टीरिया का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसके बैक्टीरिया का नाम आप लोग याद रखना विब्रियो, विब्रियो कोलेरी। तो आप लोग याद रखना विब्रियो कोलेरी जो है वो इसके बैक्टीरिया का नाम है, कि ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। विब्रियो कोलेरी जो है ये आप लोग इसके बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रखना। और वहीं पर इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं ना, नहीं स्मॉल पॉक्स अब नहीं होती, चिकन पॉक्स जो है वो हो सकता है लेकिन स्मॉल पॉक्स नहीं होता खुशबू जी। वैक्सीन लगने के बाद में पॉसिबिलिटी 99% ये होती कि नहीं होती, 1% चांस है कि अगर हो रहा है, लेकिन 99% जो है वैक्सीन लगने के बाद में अगर आप लोग देखोगे बीमारी नहीं होती हमें, ठीक है। जो बचपन में जो फिक्स वैक्सीन हमें लगती है, फिक्स जो आकार है उनकी अगर हमें लगती है, ठीक है। हाँ, लक्षण, लक्षण बोलते हैं, सिम्टम्स मतलब लक्षण होते हैं, ठीक है। विब्रियो कोलेरी बिल्कुल साजन, सबने आपने करेक्ट किया। विब्रियो कोलेरी जो है वो आप लोग यहाँ पर देखोगे। विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी सर इसके जो है भैया बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। अगर आप लोग देखोगे कि सर ये भी किससे फैलता है, अगर बात करें स्प्रेड किससे फैलता है, स्प्रेड अगर आप लोग देखोगे कि सर ये किससे फैलता है, तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि भाई जो कोलेरा है हैजा है किससे फैलता है, तो सेम कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये भी आप लोग देखोगे कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ही फैलता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, हिंदी में हम लोग कहेंगे दूषित भोजन और जल, दूषित भोजन और जल। तो दूषित भोजन और जल आप लोग यहाँ पर याद रखना, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे कि सर ये जो है प्रभावित किसको करता है, प्रभावित अंग अगर आपसे पूछा जाए, प्रभावित से पहले आप लोग ये देखो सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है। सिम्टम्स अगर आप लोग देखोगे, लक्षण, लक्षण अगर आपसे पूछे जाए कि भाई अगर मान लो किसी को हैजा हुआ है तो हैजा में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो हैजा में अगर मैं आपको इसके लक्षण बताऊं ना, तो सबसे पहला तो होगा डायरिया। डायरिया मतलब व्यक्ति को लगते हैं इसमें दस्त। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई दस्त जो हमें लगते हैं वो किसमें, हैजा में लगते हैं, और कौन सा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले जाए, विब्रियो कोलेरी, इसके कारण आप लोग देखो ये लगता है, ठीक है। चलो, हाँ जी, अगर आप लोग यहां पर देखोगे, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि सर डायरिया हो गया, डायरिया के बाद में आप लोग देखोगे कि सर एक तो जो इसके सिम्टम्स है वो डायरिया, डायरिया के बाद में आप लोग देखो वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब उल्टी होगी, और उसके बाद में एक और चीज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। तो आप लोग यहां पर एक बात याद रखना, तीन तीन चीजें जो है वो एक साथ होती है किसमें, हैजा में। कोलेरा के अंदर अगर आप लोग देखोगे ना तो कोलेरा में तीन तीन चीजें एक साथ होती है, डायरिया, वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन, ये तीनों चीजें एक साथ होती है। जानलेवा बीमारी है हैजा। हैजा अगर आप लोग देखोगे ना ये जानलेवा है। क्यों, कारण ये है कि जब व्यक्ति को डायरिया लगता है, दस्त लगता है, तो उसके अंदर ये होता है, उसके अंदर ये होता है कि एक तो बॉडी से पानी तो निकलता ही है बाहर, पानी तो बॉडी से बाहर हो ही जाता है दस्त में। दूसरी चीज सोडियम पोटेशियम जो मिनरल्स होते हैं ना, ये मिनरल्स भी बॉडी से, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इनको, जो खास जो हमारे मिनरल है इनको इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग बोलते हैं, और ये बॉडी से क्या हो जाते हैं सर, ये बॉडी से बाहर हो जाते हैं। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉल पीते हैं या हम लोग ओआरएस पीते हैं, जो आप लोग देखोगे कि सर जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन
ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ओआरएस हम लोग पीते हैं, इसके अंदर सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं और पानी के साथ पीते हैं। तो जिन चीज की कमी होती है, तो जब भी किसी व्यक्ति को डायरिया दस्त लगता है, तो सबसे बढ़िया है कि भाई ओआरएस ले लें या इलेक्ट्रोलाइट ले लें, दोनों सेम होते हैं। इनके अंदर आप लोग देखो जो मिनरल्स हमारी बॉडी से निकले हैं, सोडियम पोटेशियम, ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं बॉडी में फिर से वापस आ जाते हैं और हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बोला। हाँ, फूड में जन्म ले लेता है ऑटोमेटिकली। अब जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये जो आप लोग देखोगे बैक्टीरिया, इसके अंदर पहुंचता कैसे? मैंने आपको बोला ना, बैक्टीरिया को 5 डिग्री से 60 डिग्री इतना तापमान चाहिए जन्म लेने के लिए। तो खाने वगैरह में ही जन्म ले लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप खाने को, रोटी को विंटर के समय, ठंड के समय अगर आप जो है रोटी को 2-3 दिन के लिए कहीं पर रख दो और 3-4 दिन बाद आके चलो 4 दिन के लिए अपन ने मान लिया कि 4 दिन के लिए हमने रोटी को रख दिया। अब 4 दिन के लिए अगर आपने कहीं रोटी को रख दिया और 4 दिन बाद अगर आप आकर फिर से उठाते हो ना, तो रोटी पर एक सफेद लेयर मिलेगी, वो फंगस है, मतलब वो रोटी के ऊपर फंगस ने जन्म ले लिया। तो इस तरीके से बैक्टीरिया भी क्या कर लेता है, कंडीशन के हिसाब से जन्म ले लेता है। बिल्कुल, पानी सारा निकल जाता है तो उसको जो है पूरा। अब जब जो है कि भाई डायरिया, वोमिटिंग, उल्टी ये सब होगी, तो ये प्रभावित किसको कर रहा है? पाचन तंत्र को। ये भी हमारे पाचन तंत्र को, मतलब जो आप लोग देखोगे टाइफाइड हो गया या हैजा हो गया, दोनों ही खतरनाक बीमारी हैं और इन दोनों बीमारियों के अंदर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। अब यहाँ पर आप लोग देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो आप लोग देखो, कोलेरा या हैजा की अगर हम लोग बात करें, तो कोलेरा या हैजा के जो कॉमन सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम्स मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाई पानी वाले दस्त, उसके बाद में उल्टी और उसके बाद में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। लेकिन इसके सीवियर सिम्टम्स आप लोग यहाँ पर देखो, सीवियर सिम्टम्स मतलब खतरनाक लक्षण जो है इसके, वो अगर आपसे पूछा जाए सीवियर, सीवियर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सीवियर सिम्टम्स क्या हैं इसके, तो सीवियर सिम्टम्स आप लोग यहां पर देखो, मैं आपके सामने लिखता हूं सर। सबसे पहला जो इसका सीवियर सिम्टम्स है, वो अगर आप लोग देखोगे, मसल क्रैम्प्स, मांसपेशियों में अकड़न, मांसपेशी में अकड़न, मांसपेशी में अकड़न। दूसरा अगर आप इसका सिम्टम देखोगे, जब ये ज्यादा हो जाए, हार्ट बीट तेज, रेपिड हार्ट बीट, रेपिड हार्ट बीट, दिल की धड़कन जो है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। उसके बाद अगर आप लोग इसका सीवियर सिम्टम्स देखोगे तो वो क्या है, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। ये वो वाले सिम्टम्स हैं जब हैजा बहुत ज्यादा जो है कि भैया सारी चीजों को क्रॉस कर जाए। उसके बाद में उल्टियां लगातार, बंद ही नहीं होगी, वोमिटिंग, वोमिटिंग अगर आप लोग देखोगे लगातार उल्टियां हो रही है, बंद ही नहीं हो रही है। तो ये आप लोग याद रखना है, इसके जो है भैया सीवियर सिम्टम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी। उल्टी किस प्रकार से आती है? कुछ नहीं, उल्टी में अगर आप लोग देखोगे, हमारे अमाशय के अंदर जो खाना होता है, वो जो बॉडी से आप लोग देखोगे कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। हाँ, छोटे बेबी को दस्त जो है बहुत ज्यादा होते हैं, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जैसे आगे बढ़ते हैं, अगली बीमारी हम लोग पढ़ेंगे और अगली बीमारी का नाम है निमोनिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया के बारे में अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और अगर निमोनिया की बात करें सर, निमोनिया की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, निमोनिया सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है निमोनिया। निमोनिया 0 से जो 5 साल के बच्चे हैं, इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। निमोनिया वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है, दोनों से होता है। निमोनिया वायरस से भी और बैक्टीरिया से भी होता है, लेकिन जो निमोनिया ज्यादा होता है ना, वो बैक्टीरिया से होता है। ये आप लोग याद रखना, निमोनिया ज्यादा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो हमसे बैक्टीरिया का इसका नाम पूछा जाएगा कि भाई निमोनिया जो है इसका बैक्टीरिया जो है, भैया इसका नाम बताओ, इसका बैक्टीरिया क्या होगा, इसका बैक्टीरिया। तो देखो भाई, होता दोनों से, वायरस से भी और बैक्टीरिया से भी, लेकिन ज्यादा जो होता है ना वो बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया से अगर आप लोग होता है, तो आप लोग यहां पर देखोगे, हाँ, अगर आप लोग यहां पर बिल्कुल आपके आंसर आने लगे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे, देखो हैजा जब होता है ना, तो इससे बचने का जो तरीका मैंने आपको बताया, ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन। लेकिन हम लोग खुद ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम खुद ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, एनसीईआरटी ने बीमारियों की टेबलेट्स नहीं दी है,
टैबलेट्स नहीं दिए उसका कारण ये है कि अगर वो टैबलेट्स भी दे देते, और मेडिसिन एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछी जाती, दवाइयाँ कुछ चुनिंदा बीमारियों की पूछी जाती, जो मैं आप लोगों को आखिरी में चार्ट दूंगा कि भाई इस बीमारी की ये दवाई, इस बीमारी की ये दवाई। क्योंकि अगर एनसीईआरटी सारा ट्रीटमेंट भी दे देता कि भाई हर बीमारी का वो ट्रीटमेंट वहां पर बता देता, तो फिर तो भाई घर घर डॉक्टर हो जाते। क्योंकि आप लोग देखो कि हैजा किस कंडीशन में हैजा है भी नहीं है, ये सारा डायग्नोस कौन करेगा? ये सारा डायग्नोस डॉक्टर करेगा, और डॉक्टर ही डायग्नोस करके हमको बताएगा कि भाई किस कंडीशन में है पेशेंट और उसके अकॉर्डिंग इसको क्या दवाई देनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। उपचार इसीलिए जो है वो नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि उपचार अगर बता दिए तो आप खुद ही उपचार करने लग जाओगे। इसीलिए कुछ ही दवाइयां एग्जाम में पूछी जाती है, और वही दवाइयां मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सारी दवाइयां नहीं, क्योंकि सारी दवाइयां पढ़ा दी तो फिर तो भाई तुम लोग जो है वो डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं। तुम लोग बोलेगे कि भाई चलो ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, टाइफाइड की जांच कराओ, विडॉल टेस्ट, भाई पैथोलॉजी पे जाके बोलोगे विडॉल टेस्ट करो, देखोगे हाँ पॉजिटिव है, चलो सर ने दवाई बताई ये ले लो। नहीं, दवाई हमेशा जब भी ली जाती है वो डॉक्टर के अंडर में ही ली जाती है। आपका वेट कितना है, कितने एमजी की टेबलेट देनी है, कितने मिलीग्राम उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है। इसीलिए एनसीईआरटी में आपको जो है भैया ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई इसका जो बैक्टीरिया है, इसका बैक्टीरिया क्या है? तो इसका बैक्टीरिया अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ये होगा डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस हिंदी में भी इसको हम लोग यही बोलेंगे, डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, और दूसरा होगा स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो इसके बैक्टीरिया का नाम है। तो ये बैक्टीरिया के नाम दोनों आप लोग याद रखना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, हाँ गोलू पूछ लो आप एक बार, कमेंट ऊपर चले जाते हैं, आप लोग सारे के सारे पूछ लो। ठीक है, चलिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ, थैंक यू भाई सोनू विश्वकर्मा, अब आप इधर ध्यान दो। बैक्टीरिया का नाम डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। बात आती है कि सर निमोनिया जो है वो अगर आप लोग देखोगे किसको प्रभावित किससे फैलता है, स्प्रेड किससे करता है? ये निमोनिया का जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे आता है? निमोनिया का बैक्टीरिया अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर सर कैसे आता है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप में ये होता है, और वाटर ड्रॉप से आ सकता है। वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप आप लोग देखोगे कि पानी की बूंद, पानी की बूंद मतलब मैं आपको कुल मिला के बोलूँ ना तो नमी में, इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, नमी ह्यूमिडिटी में होता है, नमी में होता है ये। नमी में मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे ये कहाँ पर होता है? जैसे कूलर चल रहा है, उसके बाद में एसी चल रहा है, कूलर एसी ये सारी चीज़ें चल रही है, तो इसमें क्या होता है पूरा जो कमरा है उसमें क्या होता है, नमी आ जाती है। और कहीं गलती से अगर मान लो कि किधर जो है आइट साइड कहीं से आप लोग देखोगे इसके अंदर क्या आ जाए, इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाए डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये इस नमी के अंदर से जब हम सांस लेते तो हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है। ये जो बड़े हैं उन्हें इतना इफेक्ट नहीं करता जितना बच्चों को प्रभावित करता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कौन? निमोनिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एक बात याद रखना कि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो आप लोग देखोगे डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस ये जो है सर पानी की बूंद से फैलता है। ये अगर हमारे शरीर में आ जाए तो अब ये प्रभावित किसको करेगा? अगर हमसे पूछा जाए प्रभावित अंग कि भाई हमारे शरीर में ये किसको प्रभावित करेगा, प्रभावित अंग अगर हमसे पूछा जाए तो प्रभावित अंग आप लोग यहाँ पर याद रखना ये प्रभावित करता है लंग्स को। लंग्स को हिंदी में हम लोग कहेंगे फेफड़ा। तो सर ये फेफड़े को प्रभावित करता है, और फेफड़े में भी किसको प्रभावित करता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई फेफड़े में भी किसको प्रभावित करेगा ये बताने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए तुम लोग एक बात देखना कि जो बच्चे होते हैं ना वो अगर ज़्यादा समय तक नमी में रहते हैं, जैसे कूलर चल रहा है वहाँ छोटे बच्चे हैं, एसी चल रहा है वहाँ छोटे बच्चे हैं, तो गलती से कभी ये आ गया तो बच्चों को ये प्रभावित करता है और बच्चों को निमोनिया हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा ठंडे में बच्चों को मत रखो, ज़्यादा जो है भैया नमी वाले एरिया में मत रखो, क्योंकि बच्चों को जो है निमोनिया होने का खतरा जो है फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा कि उन्हें निमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया। बिल्कुल बरसात में नमी वाला समय होता है, उस समय भी निमोनिया का खतरा होता है, कई बार बच्चों को हो जाता है। ठंड में निमोनिया हो जाता है, ठंड में जो है बरसात में ये जो नमी वाला जो रीजन होता है इसमें आप लोग देखोगे निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको प्रभावित करता है। चलिए अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखना
कि जो निमोनिया है वो कैसे प्रभावित करता है। अब इस फेफड़े की जब तुम इमेज देखोगे ना, तो इस फेफड़े में आप एक इमेज जो देख रहे हैं, इस इमेज में आप एक चीज ये देखना, इतना इतना फेफड़ा जो है पूरा खराब हो चुका है। अगर आप देखोगे इतना इतना फेफड़ा जो है इस पर्सन का, जीबी पर्सन का फेफड़ा है, उस पर्सन का फेफड़ा इतना खराब हो चुका है। ऑलमोस्ट अगर फेफड़ा हमारा 100% है तो 25% हमारा फेफड़ा जो है वो खराब हो चुका है। और 25% फेफड़ा खराब कैसे हो चुका है, तो आप लोग एक बात समझना। पहले तो आप लोग एक बात ये जान लो कि ये जो फेफड़ा है इसका वजन कितना है। फेफड़े का वेट होता है 1300 ग्राम। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भाई फेफड़े का वेट कितना है, तो फेफड़े का वेट आप लोग याद रखना 1300 ग्राम। और इस 1300 ग्राम में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, तो इस वाले का, राइट वाले का होता है 700 ग्राम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका होता है 700 ग्राम। और अगर आप लोग देखोगे इसका होता है 600 ग्राम। सर ऐसा क्यों, एक का वजन जो है 700, एक का ग्राम, एक का जो है भैया 600, ऐसा क्यों? तो आप लोग यहाँ पर एक बात याद रखना, जो इधर लेफ्ट है ना, इधर लेफ्ट हमारा हार्ट होता है हल्का सा, तो हल्का सा हमारा हार्ट का इधर झुकाव होता है, तो ये एरिया जो खाली है वो हार्ट की वजह से, तो इसका इस वजह से आप लोग देखोगे कि इसका जो वजन है ना वो 600 ग्राम है। इसका वजन 700 और इसका कितना है, 600 ग्राम है। अब मेरी बात आप लोग सारे ध्यान से सुनना, सारे के सारे। ये जो फेफड़ा है छोटे छोटे छिद्रों से मिलकर बना है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 छिद्र हैं। और ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं ना, इनका नंबर कितना है, इनका नंबर है 600 मिलियन। मतलब हमारे फेफड़े में 600 मिलियन छिद्र हैं। 60 करोड़ छिद्र होते हैं हमारे फेफड़े के अंदर। और 60 करोड़ छिद्र कम नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं। 600 मिलियन छिद्र हमारे फेफड़े के अंदर। और अगर आप लोग देखोगे इतने सारे हमारे फेफड़े में छिद्र हैं, इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ये जो आपके सामने नाम लिखा है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे छिद्र, ये छिद्र जो है इसको हम बोलते हैं एल्वियोली। तो आप लोग यहां पर देखोगे इसको हम बोलते हैं एल्वियोली। यहां मैं लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए एल्वियोली। एल्वियोली, इसको वायु, वायु कुपिका भी बोलते हैं, वायु कुपिका, वायु कुपिका, वायु कोशिका, ये सारे इसके नाम है एल्वियोली। जो छोटे छोटे छिद्र हैं जिनका नंबर मैंने आप लोगों को बताया, 60 करोड़ छिद्र होते हैं। 600 मिलियन जो है हमारे, आप लोग देखोगे कि फेफड़े के अंदर छिद्र होते हैं। अब होता क्या है, जो आप लोग देखो कि इन जो है कि भैया छिद्र के अंदर क्या भर गया, फ्लूइड। यहाँ पर ये छिद्र खाली दिखाई देंगे, एकदम खाली हैं, लेकिन यहाँ पर देखो येलो कलर का द्रव भर गया, पीला पीला जो द्रव भर गया, पस बढ़ गया। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे ये जो है ये भरने लगा, और इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन। ये है इन्फेक्शन। निमोनिया जो है ये करता है कि हमारे फेफड़े के अंदर जाकर छोटे छोटे जो छिद्र है ना, इन छिद्रों के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो ये फ्लूइड भर देता है, द्रव भर देता है, जिससे फिर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। आप लोग देखोगे सांस लेने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। सांस लेने में फिर हमें प्रॉब्लम आती है कि हम ठीक से सांस नहीं ले पाते। एल्वियोली अगर आप लोग देखोगे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये फेफड़े की सबसे छोटी इकाई है। यह फेफड़े की सबसे छोटी इकाई है। इंग्लिश में कहेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लंग्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लंग्स। तो आप लोग याद रखना ये फेफड़े की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है भाई। और इसी के अंदर आप लोग देखोगे, इसी के अंदर क्या भर जाता है, तो इसी के अंदर आप लोग देखोगे, इसी के अंदर भर जाता है फ्लूइड, इसी के अंदर भर जाता है द्रव। और जब द्रव भर जाता है तो हम ठीक से सांस नहीं ले पाते, सांस लेने में जो है प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल स्पंज की तरह होता है शुभम, बिल्कुल हमारा फेफड़ा जो है स्पंज की तरह, छोटे छोटे इसके अंदर करोड़ों छिद्र होते हैं। स्पंज में भी करोड़ों छिद्र होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वैसे ही आप लोग देखोगे छिद्र होते हैं। हाँ बिल्कुल, यहीं से चेंज होता है। हमने पढ़ा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जो चेंज होता है ना वो यहीं से चेंज होता है। जो एक्सचेंज होता है वो यहीं से होता है, कार्बन डाई और ऑक्साइड वो यहीं से चेंज होता है, ठीक है। हाँ, और भाप इसीलिए देते हैं कि इनको ठीक किया रहा है। ये फेफड़ा जो है इसके अंदर अगर फ्लूइड वगैरह जम गया है, तो भाप से इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह अगर होंगे तो मर जाएंगे। सिगरेट में भी यही होता है। सिगरेट जो है ना वो भी फेफड़े में जाकर धीरे धीरे जो है वो काले टार को जमा करता है। और देखो स्टार्टिंग में कोई इफेक्ट क्यों नहीं आता, यंग जनरेशन में जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको इफेक्ट क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि भाई उन्हें पता है 60 करोड़ छिद्र हैं, 600 मिलियन छिद्र हैं। और अगर 600 मिलियन छिद्र हैं, थोड़े बहुत मुन भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब ओल्ड एज में जाते हैं तब प्रॉब्लम आती है, तब फेफड़े की इफिशियंसी कम होती है, तब दमा, खांसी, अस्थमा, ये सारी समस्याएं जब है उस समय देखने को मिलती है, फेफड़े संबंधित रोग, और व्यक्ति लंबे समय तक जी नहीं पाता। एक सिगरेट लाइफ के 11 मिनट कम करती है, एक बीड़ी मैंने आपको बोला है लाइफ के 33 मिनट कम करती है। तो इन तंबाकू, इन धूम्रपान वाली चीजों से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है भाई।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। हाँ, गर्मी में भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, हो सकती है। अगर वो पहुंच गया हमारे शरीर के अंदर तो हो सकती है निमोनिया, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन मैक्सिमम जो होती है वो आप लोग देखोगे कि भाई विंटर के समय और बरसात वाला जो मौसम होता है जब ये होते हुए दिखाई देती है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आगे बढ़कर अगली जो बीमारी है वो है लॉक जॉ डिजीज, जिसको हम टिटनस बोलते हैं। इसको हिंदी में भी हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में भी इसको हम टिटनस के नाम से ही जानते हैं। तो टिटनस के बारे में अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टिटनस क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो, इसको बैक्टीरिया से ही होने वाली बीमारी है ये भी। बैक्टीरिया हिंदी में हम लोग कहेंगे कि भाई जीवाणु से होने वाली बीमारी है टिटनस। टिटनस के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हाँ जी, बोलो भाई। हाँ, क्योंकि इतना इन्फेक्टेड हुआ, जितना देखो ऐसा होता पूरा भी खराब हो जाता है फेफड़ा, जरूरी नहीं कि आधा ही खराब हो, पूरा भी खराब हो सकता है। ठीक है। हाँ, अमन चतुर्वेदी जी पूछ रहे हैं सर खैनी खाने से क्या होता है? कैंसर होता है भैया। तंबाकू से कैंसर होता है। तंबाकू जो है वो क्या कॉज करती है? कैंसर। कैंसर बीमारी अभी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा कि कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। जब हम असंक्रामक बीमारियों पर आएंगे तो कैंसर पर आएंगे, तो बताऊंगा कि तंबाकू जो धूम्रपान वाली चीजें हैं उनसे कैंसर कैसे होता है। सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। हाँ जी। अब आप लोग यहाँ पर देखो, अगर बैक्टीरिया की बात करें कि सर जीवाणु की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि सर जो बैक्टीरिया इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, हिंदी में भी इसको हम लोग यही बोलेंगे, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर याद रखना ये टिटनस के बैक्टीरिया का नाम है जिसको हम लोग क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप लोग याद रखना, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। दूसरा, अब ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी है ये हमारे शरीर में कैसे आता है, ये स्प्रेड कैसे करता है, कैसे हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकता है, फैलता कैसे है? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना ये फैलता कैसे है, ये फैलता है सॉइल से, हिंदी में हम लोग कहेंगे मिट्टी से फैल सकता है। दूसरा आप लोग देखोगे मेटल से फैल सकता है, धातु से फैल सकता है। तो दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बोला। ठीक है। हाँ, एक अगर खराब हो जाता है तो दूसरा काम तो करता है लेकिन इफिशिएंसी तो घटेगी ना, क्योंकि पहले दोनों काम कर रहे थे, अब एक काम करे तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो एनर्जी कम होगी। ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी है ये जो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी या टिटनस जो आप लोग देखोगे जो बीमारी है, इस बीमारी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप सारे यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये बीमारी में होता क्या है, प्रभावित किसको करता है ये? इस बीमारी में अगर हमसे पूछा जाए प्रभावित अंग क्या होगा, तो प्रभावित अंग एक तो आप लोग देखोगे क्या होगा, एक तो हमारी मांसपेशी होगी, मसल्स, मसल्स। और दूसरा आप लोग देखोगे होगा जॉ, जॉ एंड लॉक, जॉ लॉक, जबड़ा बंद हो जाएगा, जबड़ा बंद हो जाएगा। तो ये अगर आप लोग यहां पर देखोगे ना, तनु पूछ लो एक बार, फिर से पूछ लो, कमेंट ऊपर चले जाते हैं तो कमेंट पूछ लिया करो आप लोग, जो भी है जो भी आपका कमेंट है वो डाल दिया करो। ठीक है, तो वो पूछ लूंगा मैं यहाँ पर, देख लूंगा उसको मैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि सर जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया अगर आपसे पूछा जाए क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी जो बैक्टीरिया ये मिट्टी में होता है, ये धातु के अंदर से फैलता है और मसल्स और जबड़े को, अब समझना ये इसके अंदर होता क्या है, मतलब क्लॉस्ट्रीडियम जो टिटनी है ना उसमें होता क्या है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग सारे मेरी बात ध्यान से सुनना। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा लोहे पर जंग लग जाती है। लोहे पर जंग कैसे लगती है सर? लोहा जो है जब हवा से पानी से रिएक्ट करता है, जब उसको हवा मिल जाए पानी मिल जाए उससे रिएक्ट करे तो लोहे पर जंग लगता है, ब्राउन कलर का आपने देखा होगा कि उस पर जंग लग जाता है। अब वो जो जंग लगा है ना उसके अंदर होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। अब वो जो जंग लगा हुआ लोहा है, अगर हमें आप लोग देखोगे कि हमें वो लग जाता है, जंग लगा हुआ जो लोहा है उसका अगर हमें लग जाती है, चोट लग जाती है, तो जैसे ही हमें चोट लगी मतलब आप लोग देखोगे हमारे ब्लड के अंदर क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी चला गया।
और जैसे ही क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी हमारे शरीर के अंदर चला गया तो अब सिम्टम्स क्या निकल कर आएंगे, क्या हमें देखने को मिलेगा, किसको प्रभावित करेगा, तो हमारी मांसपेशियों में अकड़न आ जाएगी। अगर व्यक्ति ऐसा है तो बस ऐसे अकड़ा के अकड़ा रह जाएगा, ऐसे ही रहेगा। ये जबड़ा जो है हमारा, ये दोनों जबड़े लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जबड़े लॉक हो जाएंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम भी होने लगेगी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। बिल्कुल आयरन के कटने से सारी चीजों से ये होता है। अब आपने यहाँ पर एक चीज ये देखी कि भाई अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूं कि हमारी मांसपेशियों में अकड़न कर देगा, जबड़े को लॉक कर देगा। दूसरी चीज आप लोग यहाँ पर देखो कि सर यहाँ पर ये मिट्टी में भी होता है। एक और चीज याद रखना, मिट्टी में भी होता है। कई बार हमें मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी में चोट लग गई, मिट्टी हमारे शरीर के अंदर चले गई, और मिट्टी के अंदर अगर क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी हुआ तो वो हमारी बॉडी में चला गया, बॉडी में गया तो जबड़े को लॉक करेगा, मांसपेशियों में अकड़न ला देगा, पूरे हमारे शरीर में अकड़न ला देगा। ये बात आप लोग याद रखना। एक और चीज अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूं तो आप लोग यहाँ पर एक और चीज देखना कि फिर सर ये जब इतनी खतरनाक बीमारी है जो जबड़े को लॉक कर रही है, टिटनस जो इतनी खतरनाक बीमारी है, इसका बचाव क्या है? तो इसका बचाव है वैक्सीन। इसका भी वैक्सीन है सर, बिल्कुल इसका भी वैक्सीन है। इसका टीका जो है, इसका टीका है सर, बिल्कुल है। और इसके वैक्सीन का नाम क्या है? इसके वैक्सीन का नाम आप लोग याद रखना, डीपीटी। डीपीटी इसका वैक्सीन है। डी से अगर आप लोग देखोगे, डी से क्या होगा? डिप्थीरिया होगा। डी से होगा डिप्थीरिया। अब पी से क्या होगा सर? पी से होगा पर्टुसिस। पर्टुसिस होगा। और टी से यहां पर आप लोग देखोगे क्या होगा? टी से होगा टिटनस। टिटनस। तो मैंने आप लोगों को यहां पर तीनों बता दिया कि सर यहां पर डिप्थीरिया, पर्टुसिस और उसके बाद में टिटनस, तीन चीजों का एक साथ ये वैक्सीन लगता है। जो कि आप लोग देखो तीन बीमारियों को, डिप्थीरिया अगर आप लोग देखोगे ना तो ये डिप्थीरिया जो है, इसे गलघोटू बीमारी भी बोलते हैं। ये हमारे गले से संबंधित है, ये हमारे गले से संबंधित है, ये हमारे नेक से संबंधित है। उसके बाद में अगर पर्टुसिस की बात करें तो ये है काली खांसी। इसे हम लोग काली खांसी बोलते हैं। पर्टुसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? काली खांसी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ये तीन बीमारियों का एक साथ वैक्सीन लगता है, तीनों बीमारी का एक साथ जो है वैक्सीन हमें लगता है। और ये वैक्सीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार टिटनस का अलग से वैक्सीन भी लगता है। इनके साथ में तो लगते ही लगता है बचपन में, लेकिन अलग भी आप लोग देखोगे वैक्सीन लगता है, अलग भी टीका हमें लगता है। और वो जो टीका है वो कब लगता है? जब आपको मान लो अचानक से कहीं चोट लग गई, मिट्टी में खेल रहे हो वहां लग गई, कहीं आप जो है कि भैया जो है लोहे से कहीं टकरा गए वहां पर लग गई, तो फिर वो वैक्सीन लगा सकते हैं, टीका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप लोग देखोगे आपको जो है कि वैक्सीन लगे हुए पहले से अगर लगे हुए तो फिर लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसको लगवा लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कि अगर आपको लोहे वोहे का लग जाए तो भाई लगवा लो, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। तो ये वैक्सीन जो है बड़ा अच्छे से काम करता है। तो तीन बीमारियों का एक साथ टीका है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, और उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि भाई अगला जो है वो है काली खांसी। इसके 5 डोज लगते हैं इस वैक्सीन के। आप लोग यहाँ पर याद रखना, इस वैक्सीन के 5 डोज जो है वो लगते हैं। अगर आप लोग देखोगे 5 डोज जो है इसके लगते हैं। किसके भाई? इस वैक्सीन के, डीपीटी के 5 डोज लगते हैं। कौन कौन से 5 डोज? तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो भाई, इस वैक्सीन के 5 डोज जो है वो कब कब लगते हैं। एक तो जब बच्चे ने जन्म लिया और वो बच्चा हुआ 6 वीक का, तब लगेगा। दूसरा लगेगा जब बच्चा हुआ 10 वीक का। तीसरा लगेगा जब बच्चा हुआ 14 वीक का। उसके बाद चौथा जो वैक्सीन लगेगा वो लगेगा 16 से 24 वीक का, जब बच्चा हुआ तब ये लगेगा। और अगला जो लगेगा जब बच्चा हो जाएगा 5 साल का। तो जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तब ये। तो ये आप लोग याद रखना, इस तरीके से 5 जो है ये डोज लगते हैं बच्चे को, और इससे जो है बच्चा क्या होता है? सुरक्षित होता है तीन तीन खतरनाक बीमारियों से। मिट्टी खाना वैसे अच्छी बात नहीं है भाई, मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं, उससे बीमारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है, अगर मिट्टी खाते हैं तो उससे बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना। टिटनस टॉक्साइड इंजेक्शन, बिल्कुल टीटी का इंजेक्शन जो है वो लगता है, वो भी लगता है। तो ये मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ट्रिपल जो हमें जनरली लगता है बचपन में वो ये लगता है कि भाई डिप्थीरिया, पर्टुसिस और आप लोग देखोगे टिटनस। तो ये जो है कि एक साथ इतनी बीमारियों का हमें जो है वैक्सीन लगता है। ठीक है, चलो भाई, तो अब मैं आप लोगों को पूरी क्लास जो है वो समराइज करा दूं। जो मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है वो पूरा की पूरा आज मैं आप लोगों को समराइज करा देता हूं कि भाई हमारा जो जो भी हम लोगों ने आज यहाँ पे डिस्कस किया वो पूरा के पूरा समराइज करते हैं। लेकिन हर बार की तरह एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप लोग बताइए सारे के सारे कि डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है?
बताओ सारे के सारे कमेंट करके कि डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस से कौन सी बीमारी होती है। फिर पूरी क्लास में आप लोगों को समराइज करा देता हूं कि भाई आज मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है। एक चीज ये भी देख लो आप इस डायग्राम में, देखो कंटेमिनेटेड वाउंड मतलब आप लोग देखोगे इस कील के अंदर, इस जो ये लोहे की कील आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी अगर है तो ये अगर हमारे शरीर में जैसे ही जाएगा तो ये हमारे जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर ये अकड़न आ रही है, जबड़ा लॉक हो रहा है, तो ये प्रभावित अंग अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टिटनस हमारे शरीर में किसको प्रभावित करता है, तो प्रभावित आप लोग याद रखना ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये आप लोग याद रखना नर्वस सिस्टम को सीधा इफेक्ट करता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने कहा। निमोनिया, निमोनिया बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने कहा, इसे निमोनिया जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। देखो भाई मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो आप आज की जो क्लास में डिस्कस किया वो हमने टीबी के बारे में पढ़ा, और टीबी के बारे में ये देखा कि भाई टीबी जो उन्मूलन है वो टीबी उन्मूलन कब हुआ है, तो मैंने आपको बताया भाई 2025 में हमने लक्ष्य रखा है कि हम फ्री हो जाएंगे, इसके ऊपर पूरा हम लोग काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे WHO ने जो है 2030 का लक्ष्य रखा है। टाइफाइड हमने पढ़ा, सल्मोनेला टाइफाइड के बारे में हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, हाँ ये हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने यहाँ पर जो है कि भैया जो इसका टेस्ट विडाल वगैरह देखा, हैजा बीमारी विब्रियो कोलेरा से हमने देखी। फिर उसके बाद में इसके सिम्टम्स देखे, निमोनिया हम लोगों ने देखा। निमोनिया के बाद में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि भाई क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी हमने इसका जो है जो टिटनस का बैक्टीरिया उसका वैक्सीन हम लोगों ने देखा, टिटनस कैसे होता है ये हम लोगों ने देखा। अब अगली क्लास में जब हम लोग यहाँ से मिलेंगे तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आशा करूंगा आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़िया से समझ में आई होगी और आप लोग अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे, क्योंकि देखो पढ़ने के साथ साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, आप रिवाइज भी करते रहना, सारा की सारी चीज़ें पढ़ते रहना, तो वो हमारी तैयारी में बहुत जो है इफेक्ट डालेगी। जब आप रेलवे के पेपर्स दोगे आने वाले तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। ठीक है भाई, तो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, जय हिंद।